अगर तुमने ब्लीच कंप्लीट देख लिया है तो तुम ऑलरेडी जानते हो कि इचिगो कुरोसाकी ने एक ऐसी पावर हायरार्की तोड़ दी थी जो हजारों सालों से एग्जिस्ट करती आ रही थी। लेकिन उसने ये सिर्फ इसीलिए नहीं किया क्योंकि उसने सोल रीपर की प्रोग्रेशन को स्पीड रन कर दिया था। उसने तो क्विंसी, हॉलो और फुल ब्रिंगर पावर्स को भी ऑलमोस्ट स्पीड रन ही कर दिया। सीरीज के एंड तक इचिगो ने उन सब लेजेंड्स को सरपास कर चुका था जिन्हें कभी सोल सोसाइटी के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स माना जाता था। चाहे वो यामामोटो हो जिसकी बानकाई लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस की हीट जनरेट करता था, या फिर केनपाची जो एक ही स्लैश में स्पेस और मीटियर्स तक को कट कर सकता था, और फिर आइजन जिसकी प्लानिंग और एबिलिटीज़ ने सदियों तक पूरी सोल सोसाइटी को मैनिपुलेट किया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या प्राइम इचिगो एक साथ सारे कैप्टन्स को हरा सकता है कि नहीं? इसका जवाब समझने के लिए हमें शुरू से देखना पड़ेगा कि इचिगो असल में कितना पावरफुल था, क्योंकि स्टोरी की बिगिनिंग से ही उसकी असली पावर कंप्लीटली सील की हुई थी और इसी वजह से उसके हर फीट को लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड मैन जांगेत्सु की। जो इंसान इचिगो का सबसे पहला जांगपाक्टो स्पिरिट लगता था, वो असल में उसकी क्विंसी पावर्स का मैनिफेस्टेशन था। और क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इचिगो एक सोल रिपर बने और फ्यूचर में युहाबा के अगेंस्ट फाइट करे, इसीलिए पूरी सीरीज के दौरान उसने इचिगो की असली शिनिगामी और होलो पावर्स को सप्रेस कर रखा था। मतलब जो इचिगो हम पूरी सीरीज में देखते आए हैं, वो कभी अपनी असली स्ट्रेंथ पर फाइट ही नहीं कर रहा था। चाहे उसकी असली पावर सप्रेस ही क्यों ना थी, उसका ग्रोथ रेट इतना इंसेन था कि वो हर लिमिटेशन को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता था। उसकी लिमिटलेस पोटेंशियल की वजह से यूहावा ने उसे 5 स्पेशल वॉर पोटेंशियल में इंक्लूड किया था, जो उसके लिए एक्चुअल थ्रेट बन सकते थे। और सिर्फ यूहावा नहीं, उरहारा जो सोल सोसाइटी का ग्रेटेस्ट जीनियस में से एक माना जाता है, उसने भी ओपनली एडमिट किया था कि इचिगो का टैलेंट उससे भी ज़्यादा है। सोचो, इचिगो सिर्फ कुछ ही सेकंड पहले सोल रिपर बना था, लेकिन इतने कम टाइम में ही उसने इंस्टिंक्टिवली स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया। इतना ही नहीं, उसने स्पिरिट रिबन्स जैसी टेक्निक्स भी नेचुरली यूज़ कर ली, जो खुद रुकिया को भी प्रॉपरली नहीं आती थी। और असली मैडनेस तो तब शुरू होती है, उराहारा ने सिर्फ 10 दिन के अंदर इचिगो और जांगेत्सु की बेसिक ट्रेनिंग करवा दी। सिर्फ 10 दिन। और उसके तुरंत बाद इचिगो सोल सोसाइटी जाके उन शिनिगामी से फाइट करता है जो 100 ऑफ ईयर्स से ट्रेनिंग कर रहे थे। नॉर्मल इंसान के लिए इम्पॉसिबल होता, लेकिन इचिगो के लिए ये बस शुरुआत थी। उसके बैटल इंस्टिंक्ट इतनी डेंजरस थी कि इकाको ने खुद एक्सेप्ट किया था कि बिगिनर होने के बाद भी इचिगो एक्सपर्ट लेवल स्पोर्ट्समैन की तरह फाइट कर रहा था। और उसके बाद आया रेंजी, एक ऐसा सोल रिपर जो सालों से ट्रेनिंग कर रहा था। और याद रखो, सोल सोसाइटी के अंदर रेंजी अर्थ की कंपैरिजन में लगभग 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर था। लेकिन इतनी पावर इंक्रीज के बाद भी इचिगो ने उसे कंप्लीटली डिफीट कर दिया। उसके बाद फाइनली सामना हुआ केनपाची जराकी से, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसका सिर्फ रियासु ही लोगों को मूव ना करने तक पहुंचा देता है। लेकिन फाइट के बीच ही इचिगो इवॉल्व होने लगता है। सिर्फ एक ही आफ्टरनून के अंदर वो कैप्टन लेवल स्ट्रेंथ तक पहुंच जाता है और रिजल्ट फाइट ड्रॉ पर ख़त्म होती है। और यहीं से शुरू होता है बानकाई। नॉर्मली किसी सोल रिपर को बानकाई मास्टर करने के लिए 10 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इचिगो ने उराहरा की स्पेशल ट्रेनिंग मेथड की वजह से 3 दिन से भी कम टाइम में बानकाई अनलॉक कर लिया। बानकाई एक्टिवेट करती उसका अनस्टेबल रियासु कंप्लीट कंप्रेस होकर टेंसा जांगेत्सु बन जाता है। और इसी के साथ उसने फ्लैश स्टेप को भी इतनी अनबिलीवेबल स्पीड से मास्टर किया कि उसने ब्याकुया जैसे कैप्टन को भी कंप्लीटली आउट मैन्यूवर कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्मल कैप्टन्स को फ्लैश टिप्स में मास्टरी हासिल करने के लिए लगभग 6 साल लगते हैं। और योरोइची, जो फ्लैश टेप की गॉडेस का नाम से फेमस है, उसने इस टेक्निक को सेंचुरीज तक प्रैक्टिस करके परफेक्ट किया था। लेकिन इचिगो कुछ ही दिनों में उस लेवल तक अपोनेंट्स के साथ compete करने लग गया। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब कुछ तब हो रहा था जब उसकी असली पावर्स अभी भी सप्रेस थी। तो सोचो, जब इचिगो अपनी रियल स्ट्रेंथ अनलॉक करता तब क्या होता। क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स के अनलाइक
इचिगो के पास सिर्फ सोल रीपर्स पावर नहीं थी, उसके पास क्विंसी और हॉलो दोनों की एबिलिटीज़ भी थी। ये पावर्स उसके फिजिकल स्टैट्स को बूस्ट करती है और उसे हाई स्पीड रिजेनरेशन भी देती है। मतलब अगर कोई कैप्टन प्राइम इचिगो को फैटल डैमेज भी दे दे तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम खुद देख चुके हैं कि उल्कियोरा ने जब उसके चेस्ट में एक मैसिव होल बना दिया था, तब उसकी हॉलो पावर्स ने उसे ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रीजनरेट कर दिया था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन रीजनरेशन ही प्राइम इचिगो की सबसे डेंजरस एबिलिटी नहीं है। उसके पास हॉलो रेस की सबसे डिस्ट्रक्टिव अटैक्स भी है, और उनमें से सबसे फेमस है सेरो। अगर तुमने हेल वर्स मूवी देख रखी है तो तुम जानते होगे कि वास्टो लॉर्डे इचिगो का एक सिंगल सेरो कितना टेरिफाइंग था। सिर्फ एक ब्लास्ट ने हेल के मल्टीपल लेयर्स को कम्प्लीटली पियर्स कर दिया था, और उस एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट इतना मैसिव था कि उसकी डिस्ट्रक्शन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसी फील होती थी, और उसका इफेक्ट अर्थ तक पहुंच गया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फीट ब्लीच के पावर स्केलिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठता है। एग्जाम्पल के लिए उल्कियोरा ने कभी भी लास्ट नासोस के अंदर अपनी रिजरेक्शन रिलीज ही नहीं करता था। रीज़न, क्योंकि उसकी पावर पूरे फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। इसी तरह ग्रिम जाओ भी एक्सप्लेन करता है कि ग्रैंड रेस सेरो को लास्ट नोसिस के अंदर यूज़ करना फॉरबिडन है। और जब हम लास्ट नोसिस के एक्चुअल स्केल देखते हैं तो ये कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है, ये एक जाइगेंटिक फोर्ट्रेस है जिसके अंदर अपना आर्टिफिशियल स्काई और स्टार्स भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एस्पाडा को अपनी अटैक्स कंट्रोल करनी पड़ती थी ताकि वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय ना हो जाए। और अगर एस्पाडा की अटैक्स इतनी डेंजरस थी तो सोचो उन सब का लीडर आइजन कितना पावरफुल होगा। खुद आइजन ने कहा था कि वो एस्पाडा पर सिर्फ अपनी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ की वजह से रूल करता था। स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पाडा और आइजन के बीच का गैप इतना ज़्यादा था कि होगियो के से इवॉल्व होने से पहले ही वो सबको ही फॉर्टलेसली डोमिनेट करता था। और इसी लेवल की पावर्स के ऊपर इचिगो के पास क्विंसी पावर्स भी हैं। इचिगो के पास क्विंसी एबिलिटीज़ भी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लड वेन है। ये टेक्निक क्विंसी अपने बॉडी के ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। 1000 years ब्लड वॉर के दौरान इचिगो कॉन्शियसली ब्लड वेन एक्टिवेट करके युहावा के अटैक्स को सर्वाइव करता है। उसके बाद में उरियो के हॉलो एरो को भी ब्लॉक कर देता है। मतलब प्राइम इचिगो को डैमेज करना वैसे भी मुश्किल है, और क्विंसी डिफेंस उसे और भी ज़्यादा टैंकी बना देते हैं। लेकिन कैप्टन्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ इचिगो की एबिलिटीज़ नहीं है, प्रॉब्लम है ब्लीच यूनिवर्स का पावर सिस्टम। ब्लीच में हर सोल रीपर के पास एक नेचुरल लिमिट होती है, एक सीलिंग। चाहे वो कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, एक पॉइंट के बाद वो नेचुरली और इवॉल्व नहीं कर सकते। इसी वजह से आइजन मानता था कि सिर्फ ट्रेनिंग से कोई भी अपनी लिमिट्स को ब्रेक नहीं कर सकता। सोल रीपर्स और हॉलोज दोनों ही अपनी एग्जिस्टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग बाउंड होते हैं, और इसी लिमिटेशन को तोड़ने के लिए उसने होगियो को क्रिएट किया था, एक ऐसा आर्टिफैक्ट जो रेसेस के बीच की बाउंड्रीज को इरेज करके किसी भी इंसान को ट्रांसेंडेंस तक ले जा सके। लेकिन इचिगो के केस में ये रूल्स काम ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि इचिगो कोई नॉर्मल सोल रीपर नहीं है, वो एक परफेक्ट हाइब्रिड है। सोल रीपर, क्वींसी, हॉलो और फुल ब्रिंगर सब कुछ एक ही बॉडी में। मतलब जिस नेचुरल सीलिंग की वजह से बाकी कैरेक्टर्स रुक जाते हैं, इचिगो के लिए वो सीलिंग कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ हमें डांगाई इचिगो वर्सेस आइजन की फाइट में देखने को मिलता है। उस वक्त आइजन सक्सेसफुली होगियोको के साथ फ्यूज़ हो चुका था। उसने सोल रीपर्स और हॉलोज दोनों की नेचुरल लिमिट्स ट्रांसेंड कर दी थी। लेकिन उसके अकॉर्डिंग अब कोई भी नॉर्मल शिनिगामी उसके लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता था। लेकिन फिर सामने आता है डांगा इचिगो। फाइट के दौरान आइजन अपना कम फुल्ली चैंटेड हार्डो 90 कुरोत्सुगी यानी ब्लैक कॉफिन यूज़ करता है, और चैप्टर 418 में खुद आइजन कंफर्म करता है कि ये स्पेल इतनी इंटेंस ग्रेविटी की क्रिएट करता है कि स्पेस और टाइम तक डिस्टॉर्ट होने लगते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये एक मिनी ब्लैक होल की तरह काम करता है। लेकिन इचिगो उस अटैक को अपनी जानपाक्टो से लिटरली ऐसे उड़ा देता है कि जैसे कोई नॉर्मल स्लैश हो। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई इफ़र्ट नहीं, बस एक स्विंग। अगर हम इस फीट को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें तो इतनी ग्रेविटी बेस्ड अटैक को ओवर पावर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सुपरनोवा लेवल तक आसपास एस्टिमेट की जा सकती है, और इचिगो ये सब कैजुअली कर देता है। उस मोमेंट पर आइजन, जो खुद एक ऑलमोस्ट गॉड समझने लगा था,
कम्प्लीटली हेल्पलेस दिखने लगता है। लेकिन ये सिर्फ रॉ पावर की बात नहीं है। आइजन ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल एक्सप्लेन किया था जो ब्लीच के हर बैटल को डिफाइन करता है, और वही रूल एक्सप्लेन करता है कि प्राइम इचिगो के अगेंस्ट गोटे 13 की हैक्स एबिलिटीज़ भी ज़्यादा काम क्यों नहीं करेंगी। अब तक हमने देखा कि इचिगो की रॉ स्ट्रेंथ, हाइब्रिड नेचर और ट्रांसेंडेंस, लेकिन असली गेम अब शुरू होती है 1000 ईयर ब्लड वॉर के फाइनल आर्क में, क्योंकि यही हमें पता चलता है कि इचिगो सिर्फ एक पावरफुल सोल रिपर नहीं बल्कि एक सोल किंग का कैंडिडेट भी है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ मिलता है इराजू सांडो के ट्रायल में। प्राइम इचिगो की स्ट्रेंथ को मेजर करने का सबसे इजी तरीका है उसके रियात्सु, और इराजू सांडो इसी बात को प्रूव करता है। ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं था, ये एक डिवाइन ट्रायल था जो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया था जो सोल किंग बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इस ट्रायल का मेन चैलेंज था उसी रास्ते पर चलना जिस रास्ते पर कभी सोल किंग खुद चला था। लेकिन ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल वॉक नहीं थी, जो भी इस पाथ पर चलता उसे लिटरली सारे रेल्म्स का फिजिकल वेट अपने ऊपर फील होता। ह्यूमन वर्ल्ड, सोल सोसाइटी, ह्योकुमुंडो और उनसे जुड़ी काउंटलेस डायमेंशन, सबका प्रेशर एक साथ उसके ऊपर डाल दिया जाता। ये टेस्ट सिर्फ ये देखने के लिए था कि क्या तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी डेंस है कि तुम पूरे यूनिवर्स का बैलेंस मेंटेन कर सको। जैसे ही इचिगो इस पाथ पर आगे बढ़ता है, उसे सोल किंग की मेमोरीज दिखाई देती हैं, और वही उसे पता चलता है कि 5 ग्रेट नोबल फैमिलीज के एंसेस्टर ने सोल किंग के साथ किस तरह बिट्रेल किया था। लेकिन पावर स्केलिंग के पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रेवलेशन कुछ और था। सोल किंग ने अलग अलग वर्ल्ड्स को किसी स्पेशल हैक्स एबिलिटी से सेपरेट नहीं किया था। उसने ये सब सिर्फ अपनी अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ रॉ स्पिरिचुअल एनर्जी के थ्रू किया था। इसी बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ द ऑलमाइटी ही रियलिटी को रिक्रिएट करने के लिए इनफ होता, तो यूहबा जैसे ही ऑलमाइटी अवेकन करता उसी मूवमेंट यूनिवर्स को रीशेप कर देता। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। रियलिटी को अल्टर करने से पहले उसे सोल किंग की पावर एब्जर्व करनी पड़ी, और जब उसने फाइनली रेल्म्स को मर्ज करना शुरू किया तो उसने किसी इल्यूजन या रियलिटी को हैक का यूज़ नहीं किया। उसने सिर्फ अपनी ओवरवेलमिंग रियासू रिलीज़ की, और उसी मोमेंट सोल सोसाइटी कोलैप्स होना शुरू हो गए। मतलब यूनिवर्स को सस्टेन या डिस्ट्रॉय करने के लिए रॉ स्पिरिचुअल पावर ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और इराजुसांडो क्लियरली प्रूव करता है कि अगर इचिगो सोल किंग कैंडिडेट है तो उसकी रियात्सु भी इतनी मैसिव होनी चाहिए कि वो मल्टीपल यूनिवर्स का वेट इंड्योर कर सके, और सिर्फ इंड्योर ही नहीं, उन्हें रेगुलेट भी कर सके उन्हें। और ये कोई छोटा फीट नहीं, क्योंकि ब्लीच का कॉस्मोलॉजी सिर्फ एक सिंगल प्लैनेट तक लिमिटेड नहीं है। ह्यूमन वर्ल्ड, सोल सोसाइटी, ह्योकुमुंडो, इन तीनों के अपने अलग अलग स्पेस टाइम स्ट्रक्चर्स और डायमेंशंस है, और ये सब एग्जिस्टेंस ही एक ही सिस्टम का पार्ट है। अब सोचो, अगली अगर सिर्फ सोल किंग कैंडिडेट बनने के लिए इतना रियात्सु चाहिए तो प्राइम इचिगो कितना पावरफुल होगा। लेकिन ये सब सुनकर अगर तुम्हें लग रहा है कि इचिगो सिर्फ इतना ही ब्रोकन है, तो ज़ीरो डिवीजन के बारे में भी सुन लो। एनीमे ओपनली कंफर्म करता है कि स्क्वाड ज़ीरो का हर एवेकेंट मेंबर अपनी फुल पावर रिलीज करके तीनों रेल्स को साइमल्टेनियसली ट्रेम्बल करा सकता है, एक सिंगल मेंबर सिर्फ अपने रियात्सु से। और सबसे शॉकिंग बात, ऑफिशियली कहा गया है कि पूरी ज़ीरो डिवीज़न मिलकर गोटे 13 से भी ज़्यादा पावरफुल है। सोचो, गोटे 13 जिसमें यामामोटो, केनपाची, ब्याकुया और बाकी लेजेंडरी कैप्टन्स हैं, उन सब से भी ऊपर स्क्वाड ज़ीरो को प्लेस किया गया है। और उनमें भी इचिबे ह्योसुबे जैसे मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं, एक ऐसा वॉरियर जिसके पास 1 मिलियन साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और फिर भी ये लोग यूहाबा के लेवल तक नहीं थे। आइजन का एग्जाम्पल भी इस बात को सपोर्ट करता है। उस वक्त आइजन सोल किंग के पैलेस में एक चेयर से बंधा हुआ था। उसके ऊपर काउंटलेस सील लगाए गए थे ताकि उसकी स्पिरिचुअल प्रेशर लीक ना हो। लेकिन इतनी रेस्ट्रिक्शन के बाद भी उसने कॉन्फिडेंटली क्लेम किया था कि अगर वो चाहे तो सिर्फ अपने रियासत से सोल किंग पैलेस को शूट डाउन कर सकता था। और फिर भी यूहाबा और प्राइम इचिगो उससे भी स्ट्रॉन्गर निकले। इचिगो की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ओवरवेलमिंग थी कि वो तीनों रेल्म्स को शेक कर सकता था, और अगर वो अपनी फुल पावर रिलीज करे तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी भी रखता था।
इस बात का एक और एग्जाम्पल बैम्बीस के साथ फाइट में मिलता है। इचिगो क्लियरली अपनी पावर सप्रेस कर रहा था। उसने कैंडाइस को अटैक से पहले वार्निंग भी दी थी, डॉज कर लो, लेकिन कैंडिस ने डायरेक्टली अटैक फेस किया और उसका एक हाथ तुरंत उड़ गया। ये सब तब हुआ जब इचिगो सीरियस भी नहीं था। और अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि लोग प्राइम इचिगो को ओवररेट करते हैं, तो युआवा के साथ उसकी फाइनल बैटल देख लो। वहीं हमें उसकी असली टेरिफाइंग प्रेजेंस का अंदाज़ा मिलता है। अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसने प्रूव कर दिया कि प्राइम इचिगो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट सोल रीपर नहीं, बल्कि पूरी ब्लीच यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग में से एक है। जब युहाबा ने सोल किंग की पावर्स एब्जॉर्ब कर ली और द ऑलमाइटी भी उसके पास आ गया, तब थ्योरेटिकली उसके सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सकता था। ऑलमाइटी की वजह से वो फ्यूचर के हर पॉसिबल आउटकम को देख सकता था, हर पॉसिबिलिटी, हर टाइमलाइन, और जिस फ्यूचर को चाहे उसे रियलिटी बना सकता था। लेकिन इतनी ब्रोकन एबिलिटी होने के बाद भी एक इंसान था जिसे देखकर युहावा कॉशियस हो गया, इचिगो कुरोसाकी। जब इचिगो ने अपनी ट्रू बानकाई रिवील की, तो जो उसके शिनिगामी और हॉलो क्विंसी पावर्स का परफेक्ट फ्यूजन था, तब युहावा ने उसे डायरेक्टली फाइट करने की कोशिश ही नहीं की। उसने ओपनली एडमिट किया कि इचिगो की ट्रू बानकाई इतनी डेंजरस है कि उसे यूज़ हर वक्त गार्ड पर रहना पड़ेगा। और इसी वजह से फाइट शुरू होने से पहले ही युहावा ने उसकी ऑलमाइटी यूज़ कर फ्यूचर में जाकर इचिगो की बानकाई तोड़ दी। सोचो, ब्लीच वर्स का सबसे पावरफुल गॉड लाइक कैरेक्टर जो फ्यूचर रीराइट कर सकता है, उसने कहा मैं इस बानकाई से सीधा नहीं फाइट करूँगा। यह अपने आप में ही इचिगो की स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। अब सोचो, जब यूहावा जैसा मॉन्स्टर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहा था, तो फिर हित्सुगाया, ब्याकुया या केनपाची प्राइम इचिगो के सामने कितनी देर टिक पाते। लेकिन सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं, इचिगो की स्पीड भी कंप्लीटली एब्सर्ड है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ मिलता है सोल किंग पैलेस से उसके डिसेंट में। तेंजिरो एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई नॉर्मल शुनपो या फ्लैश स्टेप यूज़ करके सोल किंग पैलेस से सोल सोसाइटी तक ट्रैवल करे, तो उसे लगभग एक हफ्ता लग जाएगा। लेकिन इचिगो वही डिस्टेंस सिर्फ 9 घंटे में कवर कर लेता है। और अगर पैलेस का स्केल देखा जाए तो ये डिस्टेंस बिलियंस ऑफ किलोमीटर एस्टिमेट किया जाता है। मतलब इचिगो उस वक्त ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स फास्टर देन लाइट मूव कर रहा था। एस्टिमेट के अकॉर्डिंग लगभग 14 से 18 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। और ये सिर्फ उसकी बेस मूवमेंट स्पीड थी। उसके बाद अगर होलोफिकेशन का मल्टीप्लायर ऐड करो और फिर बानकाई का मल्टीप्लायर, तो उसकी एक्चुअल कॉम्बैट स्पीड और भी ज़्यादा टेरिफाइंग बन जाती है। इसी वजह से ओरिहिमे जो सोल किंग युहावा के अटैक्स को रिएक्ट करके शील्ड बना सकती थी, वो भी इचिगो की मूवमेंट्स को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। इचिगो लिटरली स्पीड ब्लिट कर रहा था और युहावा को सीरियस फाइट करने पर मजबूर कर देता है। और इसका मतलब सिंपल है, गोटे 13 के मेजॉरिटी कैप्टन्स उसके अटैक्स को देख भी नहीं पाएंगे, डॉज करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फाइनल बैटल का सबसे अंडररेटेड मोमेंट अभी बाकी है। जब युहावा ने इचिगो की बानकाई डिस्ट्रॉय कर दी, तब सबको लगा कि फाइट ख़त्म हो गई। लेकिन शुकिशिमा अपनी एबिलिटी को यूज़ करके पास्ट को अल्टर करता है और इचिगो की ब्लेड को रिस्टोर कर देता है। उसके बाद इचिगो सिर्फ एक सिंगल गेत्सुगा टेंसर से युहावा को कंप्लीटली फिनिश कर देता है। और लोग इस फीट को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं क्योंकि युहावा को हिट करना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उस वक्त आइजन ऑलरेडी अपनी क्योका सुइगेत्सु एक्टिवेट कर चुका था, एक ऐसी इल्यूजन जो अपोनेंट की पांचों सेंसेस को कम्प्लीटली कंट्रोल कर लेती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आइजन और इचिगो ने कभी भी इस प्लान को डिस्कस ही नहीं किया था। इचिगो बैटलफील्ड पर आते ही सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट की वजह से समझ गया था कि क्या चल रहा है। उसने वही स्ट्रेंज सेंसेशन फील की जो उसने पहली बार सोल सोसाइटी आर्क में एक्सपीरियंस की थी, जब आइजन ने क्योका सोइगेत्सु एक्टिवेट की थी। विदाउट किसी एक्सप्लेनेशन के इचिगो इंस्टेंटली बैटलफील्ड को रीड कर लेता है और डायरेक्टली करेक्ट टाइमिंग पर अटैक लैंड करता है। बाद में आइजन खुद एडमिट करता है कि उसे पता था कि वो सुइगेत्सु का इल्यूजन इचिगो को कंफ्यूज नहीं करेगा। यह सिर्फ इचिगो की रॉ पावर नहीं, बल्कि उसकी इंसेन बैटल आईक्यू, परसेप्शन और कॉम्बैट इंस्टिंक्ट का प्रूफ भी है। अब फाइनली उस ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर देते हैं, क्या प्राइम इचिगो एक साथ पूरे गोटे 13 को हरा सकता है? अगर हम ब्लीच के स्टैब्लिश पावर सिस्टम, रियात्सु स्केलिंग, युहावा के स्टेटमेंट, सोल किंग कैंडिडेट फीट्स और ट्रू बानकाई की पोर्टेल को देखें,
तो आंसर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। अगर इचिगो सीरियस फाइट करे तो शायद उसे ज़्यादा इफ़ोर्ट भी ना लगाने पड़े। वो चाहे तो उनके जान पाक को ब्रेक कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने ट्रांसेंडेंट आइजन की स्वॉर्ड को बेयर हैंड से रोक दिया था। एक ही स्लैश में मल्टीपल माउंटेन्स को पार आइजन उड़ा दिया था। और TYBW के बाद उसकी स्ट्रेंथ उस लेवल पर भी कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब उसके पास शिनिगामी, हॉलो, क्विंसी और फुल ब्रिंगर्स चारों रेसेस की पावर परफेक्टली सिंक्रोनाइज हो चुकी थी। उसका ग्रैंड रे गेत्सुगा टेंसो इतना डिस्ट्रक्टिव बन चुका है कि उसका आउटपुट यूनिवर्स लेवल डिस्कशन तक पहुंच जाता है। और रियासु का गैप इतना मैसिव है कि ब्लीच के स्टैब्लिश रूल्स के हिसाब से काफ़ी कैप्टन्स की स्पेशल एबिलिटीज़ उसके अगेंस्ट प्रॉपरली वर्क भी नहीं करेंगी। इसीलिए अगर प्राइम इचिगो और पूरे गोटे 13 के एक साथ बैटलफील्ड में उतर जाए तो रियलिस्टिकली फाइट ज़्यादा देर चलेगी ही नहीं। पावर गैप इतना एब्सर्ड है कि प्राइम इचिगो के पास ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में ओवरवेलमिंग एडवांटेज है। और इसी वजह से ब्लीच की हिस्ट्री में इचिगो कुरोसाकी सिर्फ एक सब्सटीट्यूट सोल रिपर नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस का सबसे पावरफुल बीइंग में से एक बन जाता है। अगर तुम ब्लीच की और भी डीप लोर, पावर स्केलिंग और हिडन डिटेल्स देखना चाहते हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।